हम फिज़िक्स की 4 ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, जिनमें हमारे पास मैकेनिक्स, हीट या थर्मोडायनामिक्स, लाइट या फिर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म शामिल हैं। आज हमने फ़िज़िक्स की 5वीं मेन ब्रांच स्टडी करनी है, जो हमारे पास है साउंड। साउंड इस ब्रांच में, फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो साउंड है उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। व्हाट आर फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड। साउंड के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स भी वैसे ही हैं जैसे हमारे पास लाइट के थे, जिसमें हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो आवाज़ है वो एक जगह से टकरा के वापस उसी जगह पर कैसे आती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे आप एक पहाड़ के सामने खड़े हों और ताली बजाएं तो आवाज़ जो है उस पहाड़ से टकरा कर आप तक वापस आती है। या अगर आप एक खाली कमरे में खड़े हैं तो अगर आप बोलें या कोई भी आवाज़ पैदा करें तो आवाज़ जो है वो आपको दोबारा से सुनाई देती है, जिसको आप इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसी तरह से साउंड की रिफ्रैक्शन भी होती है, यानी जो आवाज़ है वो भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपने रास्ते से बेंड हो सकती है। इसके अलावा लाइट में हम डाइफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं। डाइफ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी अगर आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है तो इस दीवार के दूसरी तरफ खड़ा आपका जो दोस्त है वो आपकी आवाज़ को सुन सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो दीवारों के किनारों से बेंड होकर उस तक पहुंच गई, जिसको डाइफ्रैक्शन कहा जाता है। इसके अलावा हम इसमें साउंड जो ब्रांच है इसमें स्टडी करते हैं कि हाउ साउंड प्रोड्यूस या प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, जो आवाज़ है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब जैसा कि हम सबको पता है, आवाज़ तो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन मतलब आप दरवाज़े को खटखटाते हैं तो उस दरवाज़े के जो पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे मोशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से दरवाज़ा जो है वो आवाज़ पैदा करता है। इसी तरह से आपके पास अगर डोल है तो ढोल के एक साइड पर जब आप स्टिक लगाएंगे तो उस ढोल का जो वो पर्दा होता है वो पर्दा जो है अपनी सेंटर वाली पोजीशन से आगे पीछे मूव करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारे पास वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो साउंड की इस ब्रांच में हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स के साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी पढ़ते हैं, और ये प्रोड्यूस होती है पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस के ज़रिए। इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। साउंड वेव्स की भी बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं जैसी हमारे पास लाइट यानी रोशनी की प्रॉपर्टीज़ थी, जिनमें मेनली हमारे पास वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ आप लोगों को, या इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। वेवलेंथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसके अलावा एम्पलीट्यूड यानी
एक डोल जो है अगर आप उसके ऊपर आहिस्ता से मारेंगे तो आपको कम आवाज़ सुनाई देगी, ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। ये उसके एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। इसके अलावा फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं? साउंड वेव्स का मेनली जो इस्तेमाल हो रहा है या बहुत इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास सोनार में। सोनार क्या है हमारे पास? ये एब्रीवेशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक शिप है, एक पानी के अंदर ये आपके पास कोई शिप है और ये हमारे पास नीचे सारा पानी है और ये आपके पास वो समुंदर की तह है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ डूबी हुई है या कोई भी पत्थर है या चट्टानें हैं या पहले कोई शिप डूबी हुई है तो इसका पता कैसे लगाया जाता है? यहाँ से कश्ती से या शिप से यहाँ से साउंड वेव्स भेजी जाती हैं। जब वो साउंड वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसके ट्रांसमीटर में आती हैं तो इसके जाने का और वापस आने का टोटल डिस्टेंस मेजर किया जाता है और कितनी देर में ये वापस आई हैं। तो उस टाइम को मेजर करने के बाद फार्मूला हमारे पास होता है S = VT। यहाँ पर V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। साउंड की जो वेलोसिटी है ये डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। जो ज़्यादा डेंस मीडियम होता है उसमें साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हमें पता हो टाइम, वो ऑफ कोर्स हमें पता होता है कि जो वेव है वो यहाँ से नीचे यहाँ तक गई और वापस जो है वो यहाँ तक शिप में टकरा कर वापस आई, तो इसने टोटल कितना टाइम लगाया, तो टाइम कितना कवर किया। अगर हमें इन दोनों चीज़ों का पता हो तो हम तीसरी चीज़ यानी डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से जाने और वापस आने का। तो ये हमारे पास डबल डिस्टेंस होता है। जब हम इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ डिस्टेंस आ जाएगा, यानी हमारे पास समुंदर की ये टोटल गहराई h आ जाएगी। यानी ये समुंदर कितना गहरा है साउंड नेविगेशन एंड रडार सिस्टम से पता लगाया जाता है। इसके अलावा जो समुंदर में नीचे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं उनका पता भी इसी सोनार सिस्टम से लगाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड मशीन में। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? बहुत सी प्रेग्नेंट्स ख़वातीन जब जाती हैं हॉस्पिटल तो उनके बेबी का पता लगाने के लिए हमारे पास जो है ये साउंड अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे बहुत कोई इंटेंस किस्म की कोई भी हमारे स्टोन हो जाए किडनी में तो उस स्टोन का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अल्ट्रा वर्ड का मतलब आप यूँ ले सकते हैं, अल्ट्रा मतलब जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी हम जो साउंड सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज़। ये हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हम हायर क्लासेस में इसको देख लेंगे, 10th में ये आपका चैप्टर है। 20,000 हर्ट्ज़ आपने बस ये याद रखना है, इतनी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। तो इससे जब आपके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है यानी 20,000 हर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो वो जो साउंड होती है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। यानी फ्रीक्वेंसी
greater than 20,000 hertz is called ultrasound. तो हम नेक्स्ट ब्रांच पर आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारे पास एटम जो है वो क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है. व्हाट इज़ एन एटम. एटम क्या होता है. आपके पास कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक एप्पल है, ये एक सॉरी ये बहुत गंदा लग रहा है. ये आपके पास एक एप्पल है. अगर आप इस एप्पल के छोटे छोटे पीसीस करते जाएं, यानी ये थोड़ा सा पीस आपने लिया, इसको और डिवाइड करें, यानी इसका एक फिर से एक पीस उठा ले छोटा सा, उसको और डिवाइड करें, इतना डिवाइड करते जाएं. अब ये जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट को भी आप और डिवाइड करें, तो आपके पास लास्ट में जो एक चीज़ बचेगी जो इनडिविजिबल होगी उसको हम एटम कहेंगे, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. एक अरसे तक ये समझा जाता था, लेकिन आज हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं. अब एटम होता कैसे है. अगर यहाँ पर मैं एक एटम बनाऊँ, एटम हमारे पास होता है कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस बनाने की कोशिश करूं और वो हाइड्रोजन गैस जो है उसके एटम्स बिल्कुल एक पास हैं, तो वो कुछ यूं होगी. ये उसका सेंटर में प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में. और उसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन का एटम. उसके साथ हाइड्रोजन का एक और एटम मिला लें, इसके साथ हाइड्रोजन का एक और एटम मिला लें. इस तरह से जब हमारे पास हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है. हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में होती है. अब ये H2 की फॉर्म में क्यों होती है, ये इसकी रीज़न आपको केमिस्ट्री टीचर्स दे सकती हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी रीज़न देने गई तो टॉपिक से बात अलग हो जाएगी. तो बेसिक मकसद जो है वो एटम का स्ट्रक्चर समझाना है. तो ये हमारे पास एटम का एक स्ट्रक्चर है. ये हमारे पास इसके अंदर, इस एटम के अंदर ये चारों जो हैं ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं. इसमें आप देख रहे होंगे कि हर एटम के पास एक एक प्रोटॉन है. ठीक है. अब वो एक प्रोटॉन होने की वजह से ये हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इसमें एक भी प्रोटॉन ज़्यादा हुआ तो ये हाइड्रोजन नहीं रहेगी. हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है. लेट्स सपोज हमारे पास 2 प्रोटॉन्स आ जाते हैं. 2 प्रोटॉन्स हम बैलेंस के लिए चले खूबसूरत उनको दिखाने के लिए लगा लेते हैं कि 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं. जब 2 प्रोटॉन हो तो न्यूट्रल एटम बनाने के लिए हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे. यानी एक अच्छी सिस्टमेटिक सी डायग्राम बनाने के लिए जितने आपके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन लें, उतने ही आप इलेक्ट्रॉन्स लें, तो आपके पास एक खूबसूरत सी डायग्राम बन के आएगी. अब ये आपके पास हाइड्रोजन नहीं रही, अब ये आपके पास हीलियम बन चुकी है. लेकिन अगर आप यही 3 आप प्रोटॉन्स ले लें और साथ में 3 ही न्यूट्रॉन्स ले लें, तो ये आपके पास अब हीलियम नहीं रही, अब ये लिथियम बन चुकी है और उसके गिर्द 3 ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे. अब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उससे अगले में बाकी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फिर अगर हों तो. अब ऐसा क्यों होता है, ये आपके केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं. यानी ये आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ
कि आप चीज़ों को जानने की कोशिश करें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो एटम्स हैं सारे, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ये हमारे पास हीलियम है, ये हमारे पास लिथियम है। अगर आपके पास 6 प्रोटॉन आ जाते हैं तो वो कार्बन बन जाती है, 7 आ जाते हैं तो वो नाइट्रोजन बन जाती है। इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास होते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर भी कम ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। एटम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम इसमें पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम के पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एटम की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। अब ये Z क्या होता है या Z हमें क्या बताता है। Z हमें ये बताता है कि हमारे पास किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, या ये हमें बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन है, इफ़ यू हैव हाइड्रोजन, तब आपके पास उसका जो एटॉमिक नंबर Z होगा वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। अगर आपके पास हीलियम है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा, क्योंकि हीलियम में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर हम लिथियम का देखना चाहें तो लिथियम में हमारे पास 3 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रोटॉन्स हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरह से कार्बन C का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर के साथ। बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एटम की शनाख्त होता है कि वो एटम है कौन सा, या यूँ कह लें कि उस एटम का जो नाम है वो इसी एटॉमिक नंबर की बेस पर होता है। अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो हाइड्रोजन है, 2 है हीलियम है, 3 है लिथियम है। यानी प्रोटॉन नंबर के चेंज होने से चीज़ ही बदल जाती है, एटम ही किसी और चीज़ का हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है मैस नंबर। मैस नंबर को डिनोट किया जाता है A से, या इसको एटॉमिक मैस नंबर भी कहा जाता है। अब एटॉमिक मैस नंबर क्या होता है। एटॉमिक मैस नंबर होता है कि किसी भी एटम में हमारे पास प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यानी आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का A है हमारे पास 2, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 2। अगर आपके पास हीलियम है, जो मैंने ऊपर वाला केस बनाया, उस केस में इसका जो आपके पास एटॉमिक मैस नंबर आएगा वो आपके पास होगा 4। अगर आपके पास लिथियम है, जो एटम मैंने ऊपर बनाया, उसके मुताबिक इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास
जो एटॉमिक नंबर है वो भी चेंज होता जाता है। कैसे चेंज होता है? अब हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर के साथ हो सकती है। अब क्या न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं? यस, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। अगर आपके पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप है। अगर आपके पास एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हैं तो ये आपके पास हाइड्रोजन का एक तीसरा आइसोटॉप है ये हमारे पास हाइड्रोजन ही। क्यों? क्योंकि इनका मास नंबर जो उस चीज़ को बना रहा है, जो उस चीज़ की शनाख्त है, वो एक जैसी है। लेकिन हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है यानी वो चेंज हो रहा है। पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं, दूसरे में एक न्यूट्रॉन, तीसरे में दो न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन नंबर है ये डिसाइड करता है कि एटॉमिक मास नंबर क्या होगा। तो ये आइसोटॉप्स बनाता है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रही हूँ कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट हो जाए, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट हो तो वो हमारे पास क्या चीज़ बनती है। अब हो सकता है इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अब ये क्या होगा, ये आप लोगों ने खुद से स्टडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है फिज़िक्स की वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसमें हम एटम के न्यूक्लियस के मुतालिक पढ़ते हैं कि एटम का न्यूक्लियस क्या होता है या कैसा होता है। ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, यानी ये जो आपके पास एटम है हाइड्रोजन का, इसके अंदर ये जो आपके नज़र आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन, और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज के साथ दो जो आपके पास न्यूट्रॉन हैं, ये मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। अब ये न्यूक्लियस की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फिज़िक्स है। और न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम इसकी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, यानी हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हमारे पास जो दो मेन प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर हैं, जिनको हम ऊपर डिटेल से पढ़ आए हैं। उसके बाद जो और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास है न्यूक्लियर रेडियस, उसमें हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर रेडियस, यानी आपके पास जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना है। अगर मैं इसको देखूं हाइड्रोजन के एटम को, तो इसका रेडियस जो है ये सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये रेडियस होगा। इसको देखें तो यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस ये रेडियस होगा, यहाँ से देखें तो इतना डिस्टेंस ये रेडियस होगा। तो ये हमारे पास उसका रेडियस कहलाता है जो डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट हो सकता है। इसके साथ साथ हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी कि कोई न्यूक्लियस जो है वो कितना ज़्यादा डेंस है, यानी उसके पास कितने ज़्यादा प्रोटॉन्स नंबर्स हैं, कितने ज़्यादा न्यूट्रॉन नंबर्स हैं, और उनके दरमियान में बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। अब न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, उनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उनके दरमियान में एक फोर्स है जिसको कूलम फोर्स बोलते हैं। रिपेल कैसे करते हैं चार्जेस एक दूसरे को, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो अब वो कैसे फिर एक न्यूक्लियस में दो इकट्ठे रहते हैं प्रोटॉन्स, जैसे ये हीलियम है, हीलियम में आपके पास दो प्रोटॉन्स कैसे इकट्ठे रहते हैं। ये आपके पास लिथियम है, लिथियम में 3 प्रोटॉन्स कैसे इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो हमारे यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज़ के साथ हम स्टडी करते हैं पार्टिकल्स इन न्यूक्लियाई। पार्टिकल्स इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास सिंगुलर होता है, लेकिन न्यूक्लियाई प्लूरल होता है, यानी न्यूक्लियस वाहद, न्यूक्लियाई जब बहुत सारे न्यूक्लियस हों तो उनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन और ये हमारे पास है प्रोटॉन। ये 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल है, ये मज़ीद किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ, लेकिन उसके साथ ही ये जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन मज़ीद 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ये न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स पर मुश्तमिल होता है। वहीं जो प्रोटॉन है हमारे पास, ये 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो क्वार्क्स हैं हमारे पास, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए। इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है जो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए। लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों फंडामेंटल्स नहीं हैं। फिज़िक्स की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या होती है? इसको 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। प्लाज्मा इज आल्सो कॉल्ड 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर की पहली 3 कौन सी स्टेट्स हैं? ये आप अपने मिडिल स्कूल में पढ़ के आए होंगे। जो पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी आपके पास गैस है, और चौथी जो ली जाती है वो आपके पास है प्लाज्मा। इसके अलावा और भी मैटर की स्टेट्स होती हैं, बोस आइंस्टाइन स्टेट, इसके अलावा और भी हैं, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब हमारे पास जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो हमारे पास बनता है लिक्विड, यानी आप सॉलिड को बर्फ़ को हीट देंगे तो वो बनेगा लिक्विड, पानी बन गया। जब आप उस पानी को हीट देंगे तो वो बनेगी गैस। अब जब आप उस गैस को मज़ीद गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो उस गैस को मज़ीद हीट देने से आपके पास प्लाज्मा बनेगा। अब ये प्लाज्मा जो है ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? ये इसकी बेसिकली प्रोडक्शन ही है कि आप सॉलिड को गर्म करें लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करें गैस बनेगी, गैस को गर्म करें आपके पास प्लाज्मा बनेगा। लेकिन प्लाज्मा नेचुरली कहाँ पाया जाता है? स्टार्स में। ये ज़्यादातर मिलता है आपको स्टार्स में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा होता है कि गैस जो है
वो प्लाज्मा की फॉर्म में बन जाती है। ये हमारे पास कहलाती है आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। जो क्वेश्चन मैंने ऊपर छोड़ा था उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपके पास, हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है और इसके पास एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से लेगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसको लेकर ये जो एटम है ये आयोनाइज हो चुका है। इस एटम के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया है इसके ऊपर? वो आया है, ये जो पॉजिटिव है हमारे पास प्रोटॉन, ये इस नेगेटिव के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहा था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमारे पास सेंटर में कोई प्रोटॉन ही मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस पूरे एटम पर अब नेगेटिव चार्ज है। ये तो एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, लेकिन ये नेगेटिव कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से जब आपके पास कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, यानी अगर यही आपके पास हाइड्रोजन है, या आपके पास उसका न्यूक्लियस, ये एक अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर यही हाइड्रोजन जो है अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर दे, तो ये हमारे पास इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि सेंटर में जो आपके पास प्रोटॉन है इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद था। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इस पॉजिटिव का इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं। तो हम कहेंगे इस पूरे एटम पर एज अ होल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जिनको हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। अब सूरज में यही होता है या स्टार्स में यही होता है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर देती है और पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट ब्रांच पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जियोफिज़िक्स। अब आप कहेंगे कि जियोफिज़िक्स जो है ये फ़िज़िक्स की ब्रांच नहीं है, ये तो फिज़िकल साइंसेस की ब्रांच है, लेकिन इसको फ़िज़िक्स के अंडर भी किसी हद तक पढ़ा जाता है। जियोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जियोफिज़िक्स में पढ़ते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब अर्थ का मैंने ई बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारे पास नाउन है, ये आपको बता देती हूँ, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसको जियोफिज़िक्स कहा जाता है। जियोफिज़िक्स में हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यानी ये पहले वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, फिर जैसे जैसे हम अंदर जाएं तो ये जो गर्मी है ये बढ़ती जाती है और हमारी अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कैसे हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है या हमारी अर्थ जो है वो कैसे चेंज होती जाती है, कैसे हमारे पास पहले मट्टी होती है, फिर चट्टानें आती हैं और डिफरेंट लेयर्स उसकी बनाई हुई हैं, ये हम जियोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़
या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा होपफुली कि मैं एक वीडियो सोलर सिस्टम पर बना दूँ, लेट्स सी।